Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. So I am quite tired now of the fact कि रोज ओवरकास्ट होता है, रोज। और आज तो कुछ ज़्यादा ही ओवरकास्ट था कि मुझे लग रहा था कि लिटरली रास्ते में ही शायद बाय द टाइम आई रीच ऑफिस और बारिश हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। अच्छा, इन मामलात में जो कराची में बरसा बरस से रहने वाले लोग हैं उन्हें पता ही है, जुलाई में एक ज़माने में लोग शादियां स्केड्यूल करते थे बिकॉज जुलाई यूज्ड टू बी सो प्लेजेंट इन कराची। ओवरकास्ट तो अब होता है, लेकिन कहीं कहीं से कहीं हमें इत्तला मिल जाती है, कोई दोस्त कोई कॉलीग अगर शहर के किसी दूसरे इलाके से आ रहा हो कि तो वहाँ बारिश हुई है या कनियाँ पड़ी हैं या बूंदाबांदी हुई है, ये सारा मामला हमें सुनने को मिल जाता हम वो है। दोस्त क्यों नहीं है कि हम बाकियों को बताएं जी जब हम आ रहे थे तो बारिश। अच्छा, कभी कभी वैसे मेरे यहाँ भी हो जाता है। कहाँ रहते हो? आपसे आप थोड़ा फासले पे ही रहता हूँ। इतना सा ही फासला है, क्या हो गया? मतलब लिटरली अब्दुल्ला के घर के शायद ऊपर ही होती होगी बारिश, लेकिन आज वैसे सुना है अच्छा, इशारा फैसल पे तेज बारिश हुई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में बिजली की जो फराहमी है उसका सिलसिला बेहतर नहीं हो सका है। उसका एक सबूत हमारी अनमैच्ड टाई भी है आज, क्योंकि उस कमरे में यूपीएस का कनेक्शन नहीं है जहाँ मेरी टाइयाँ पड़ी हुई हैं। अंधेरा था तो मैं समझा कोई और रंग है, तो I don't know who you matched with निकला today. कोई और रंग। What is this? और मामला ज़रा गड़बड़ हो गया। वैसे I think on screen we are okay. क्या हाँ, कर रहे हैं और ये so. क्यों आपको लोग मैसेजेस कर रहे हैं? खैर एनीवे, यही कह रहे थे कि आज क्या हुआ, आज अब्दुल्ला भाई ने टाई नहीं ज़रा साथ पे लाई, मैच नहीं किया। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि आज ज़रा बिजली का मसला था, और बिजली का मसला हमारे यहाँ नहीं पूरे शहर में ही है। लोग घंटों की अजियत से दो चार हैं, 3 घंटे लाइट जा रही है। अफसोस की बात क्या है कि हम इसके ऊपर एक्सटेंसिवली बात भी करते हैं और सोचते हैं कि शायद किसी को एहसास हो ही जाएगा जो इस मामले के ऊपर जिनकी नज़र है, और हु कैन मेक अ डिफरेंस, बट इट डजंट हैपन। नहीं कुछ बदलता निज़ाम, तो लिहाजा वही बहुत घंटों की बिजली की बंदिश भी चल रही है, जहाँ है वहाँ है और जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। क्या हो सकता है? और गर्मी तो आपको पता है कि बिल्कुल छटने वाली नहीं है। बारिश भी, बल्कि वो बारिश हम जिसकी बात कर रहे थे कि शाराए फैसल पे हो रही थी, वो होते होते बिल्कुल बूंदाबांदी हो गई है। शायद हमारी नज़र लग गई है। अच्छा जी, पैसों की थोड़ी सी बारिश की बात करते हैं। हो रही है आजकल तो ज़रा बारिश, क्या है वो भी आप ही के ऊपर हो रही होगी क्योंकि हमारे पास तो कुछ नहीं। हम IMF और दीगर ममालिक से जो हमें डॉलर आ रहे हैं ना, ऑल्दो कर्ज की सूरत में आ रहे हैं जिसपे हमें खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे जो हालात हैं उनमें कदरे बेहतरी आने की उम्मीद पैदा हो गई है। एटलीस्ट जो निज़ाम, जो पहिया जमा हुआ था, जो मूव नहीं हो रहा था, वो चलने की नवीद अब सुनाई जा रही है। मुश्किल तरीन एक्चुअली फैसलों और तमाम तर सिफारती कोशिशों के बाद आखिरकार IMF इंतज़ामी बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया है। और अपडेट ये है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने उबूरी मुआहदे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ फौरी तौर पर जारी होंगे, बाकी $1 अरब 80 करोड़ नवंबर और फरवरी के जायज़ों के बाद मिलेंगे। अल्लाह करे ये जायज़े मुकम्मल हो जाएं, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ ऐसा पहले होता आया है जिसकी वजह से वो बन नहीं जाती होती। और वैसे ही माशाल्लाह हमारे यहाँ तो बीच में इलेक्शंस वगैरह बहुत कुछ होने वाला है, कहा जा रहा है। वैसे उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, बट एनीवे जी, आपको बताएं कि IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए मजबूरी तौर पर 9 माह के लिए $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर किया है। और IMF ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसीज पर सख्ती से अमल करना होगा। बिल्कुल इधर उधर स्ट्रे नहीं आप कर सकते। और मेरा ख्याल है जितनी मिन्नतों मुरादों के बाद ये कर्ज मिल रहा है भाई, तो हमारे थोड़ी है वज़ीर आज़म के अल्फाज हैं कि नाक से लकीरें निकलवाई हैं इन्होंने। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर वो कह रहे हैं तो सोच ही लेंगे क्या सिचुएशन बनी होगी। पाकिस्तान में माशी सलाहियती प्रोग्राम मईशत को फौरी सहारा देने के लिए है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी माशी अदम तवाज़ुन दूर करने में मदद मिलेगी इंशाल्लाह। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहदे की मंजूरी पर IMF और $1 अरब डिपॉजिट कराने पर मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद से इजहार तशक्कुर भी किया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने IMF मुआहदे की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार किया। कोशिश है जो मैंने किया है कि इस हुकूमत के टेन्योर पूरा करने तक, प्रेफरेबली एंड ऑफ जुलाई तक, जो नेशनल रिजर्व्स हैं वो 14 से 15 बिलियन के दरमियान हो। अब ये 14 से 15 का मतलब है कि अगर आप करीबन 5.2, 5.3 निकाल दें
तो स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स होने चाहिए वो वर्चुअली 9 से करीबन पौने 10 तक 9.975 अगर होंगे तो हम 14-15 के दरमियान होंगे। कि जितनी डिफिकल्ट एक साल की पोजीशन रही है, तमाम पेमेंट्स इंक्लूडिंग जो बॉन्ड था दिसंबर 22 का 1 बिलियन और तमाम पेमेंट्स ऑन टाइम ड्यू टाइम के ऊपर हमने की हैं, उसके बावजूद अगर हम रिजर्व लेवल को उसी लेवल पे ले जाते हैं जहां अप्रैल 2022 में थे, तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान एक अच्छे यानी डायरेक्शन में, कोई वजह नहीं है कि अगले 9 महीने में केयर टेकर और जो रेगुलर गवर्नमेंट आए वो ये प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुकम्मल न कर सके। इसकी जो मुश्किल या जो तकलीफ दे जो इसकी फेस थी वो गुजर चुकी है। चलिए जी, वज़ीर ख़जाना तो कह रहे हैं जो मुश्किल फेज़ था वो गुजर चुका है। माशी माहिरीन के मुताबिक IMF के इस फैसले से दीगर जगहों से भी कर्जे मिलने लगे हैं, उसमें मदद भी मिलेगी, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे, रुपये पर दबाव कम होगा। खुर्रम शहजाद मौशी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब शुक्रिया। चलिए, एक रिलीफ तो हमें मिल रहा है, उसके बाद अगला रिव्यू और उसके बाद लास्ट रिव्यू इन फरवरी। ये भी हम दुआ कर रहे हैं कि बीच में कोई ग्लिच ना आए और तमाम रिव्यूज़ वक्त पर मुकम्मल हों। क्या आपको इस डायरेक्शन में हमारे मामलात जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये IMF प्रोग्राम जो कि एक ब्रीदर ही है, इसको सही तौर पर यूटिलाइज करके हमारी जो बुनियादी गलतियां हैं उनको रेक्टिफाई करने की तरफ हम बढ़ना शुरू हो गए हैं एटलीस्ट? गुड मॉर्निंग। देखें, मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ब्रीदर है ये। वो कहते हैं ना कि एक वेंटिलेशन हमें मिली है और उस वेंटिलेशन का हमें फ़ायदा उठाना है और हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। और अगर इस मरतबा हम नहीं खड़े हुए तो बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसकी वजह यह है कि देखिए, ये 24वां प्रोग्राम आप समझ लें इसको कि अब हमें मिला है और इसके बाद 9 महीने के बाद जब नई गवर्नमेंट अपने जो है वो चार्ज संभालेगी, उससे पहले ये करना होगा कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको एक स्ट्रैटेजी अभी से शुरू करनी होगी। अभी से कोई प्लान बनाना होगा कि देखिए हमारे पास 9 महीने तो हैं, हम सिर्फ अपनी कैंपेन्स में जो है वक्त ज़ाया ना करते हैं, हम एक्चुअली जो कैंपेन्स में कहें उसे सही मानों में जो है वो इम्प्लीमेंट भी करें। क्योंकि देखें, इस वक्त सिर्फ वो पहले हम करते आए थे ना कि सिर्फ बात करते थे और फिर हम इम्प्लीमेंटेशन के जब वक्त आता था तो बहुत कम इम्प्लीमेंटेशन होती थी, तभी हमारा ये हाल हुआ है। तो मेरे ख्याल में IMF ने अपना रोल प्ले कर दिया है, चाइना ने अपना रोल बहुत अच्छा प्ले किया है, सऊदी अरेबिया ने अपना रोल बहुत ज़बरदस्त प्ले किया है, UAE ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। सबने हमें जो है दोबारा से सेव किया एक तरह से। और अब हमारा अपना ये फर्ज बनता है कि अपने घर को सही करें। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम सही कर सकते हैं। पॉलिटिकल गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं, उसके साथ साथ फिस्कल रिफॉर्म्स हैं, उसके साथ साथ टैक्स सही जगह लगाने हैं, खर्चे बहुत मैसिवली कम करने हैं, सूबों के साथ एडजस्टमेंट ठीक करनी है। ये देखिए, ये सारी चीजें ना प्लान के साथ करना होगा। अच्छा शहजाद, खास तौर पे जब ये कहा, कह रहा हूँ जी, खास तौर पे जब ये एक कंडीशन है जो कि एक्चुअली जो पैसे देता है, जो आपको लेंड करता है, तो वो एक कंडीशंस लगा भी सकता है कि जो तयशुदा पॉलिसीज हैं उनसे आप स्ट्रे बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड वी हैव सीन दैट हैपन इन द पास्ट एज वेल। अब इसकी गारंटी कैसे होगी, खास तौर पे जब ये भी पता हो कि अगले महीने 1 महीने की हुकूमत रह गई है, उसके बाद एक इंटरिम सेटअप है, उसके बाद इलेक्शंस हैं। इस चीज़ को मेक श्योर करना कि वो पॉलिसीज से बिल्कुल लेफ्ट राइट नहीं होंगे, ये किस तरह हो सकता है? देखिए, बड़ा मुश्किल होगा। आप जी, बिल्कुल मुश्किल तो होगा। और मुझे चैलेंज यही नजर आता है कि 3 चीज ऑफ गार्ड्स होंगे अभी। एक, ये गवर्नमेंट जाएगी और ये थोड़ा सा वक्त से पहले जाएगी क्योंकि वो 90 डेज का एक शेड्यूल करना है। उसके बाद फिर 90 डेज के लिए इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, ये दूसरा चीज ऑफ गार्ड होगा। फिर तीसरा चीज ऑफ गार्ड होगा जब आपकी इंटरिम गवर्नमेंट जाएगी। देखिए, ये 3 चेंज ऑफ गार्ड में फर्स्ट टाइम शायद होगा कि जब इंटरिम गवर्नमेंट आपकी IMF के साथ डील कर रही होगी एक रिव्यू के लिए। हालांकि उसका मैंडेट इतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन उसको ये करना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इंटरिम गवर्नमेंट भी कौन आ रहा है, किसको लगाया जा रहा है, खासकर फाइनेंस में, खासकर जो है कॉमर्स साइड पे, खासकर इन्वेस्टमेंट साइड पे, खासकर जो है ये इकोनॉमी के साइड पे किसको जो है लाया जा रहा है और मेन कौन जो है लीड कर रहा है एज प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल होगा उसका। क्योंकि हमें अगर 2 रिव्यूज में हमने कहीं पे भी कोई पार्डन में वो डंडी मारी तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि इस मरतबा IMF देखिए क्या कर रहा है। आपने 23 प्रोग्राम्स किए, उस वक्त आपको IMF बल्कि 22 प्रोग्राम्स तक तो आपको IMF ट्रस्ट के साथ पहले पैसे देता था, फिर कहता था चले आप काम कर लें। अब पिछले कुछ प्रोग्राम्स में ये हुआ है कि पहले वो कहते हैं आप ये काम करें पहले, फिर मैं आपको पैसे दूंगा। तभी तो देखें आप पिछले 9 महीने में हम IMF प्रोग्राम में एक तरह से
नहीं थे, क्योंकि हमारा रिव्यू नहीं हो रहा था। वो कह रहा था पहले ये काम करें फिर मैं आपको पैसे दूंगा। तो आपका पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि IMF ये कहता है कि जी ये टारगेट पहले पूरा करें फिर मैं आपको पैसे दूंगा। तो इसलिए आप ये ना समझें कि आपको IMF प्रोग्राम 9 महीने के लिए आप बस चले गए और आपको पैसे मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। वो तो मेरा ख्याल है कि सबको अंदाजा हो गया होगा। उन्होंने सबको अंदाजा लगवा दिया है, मतलब पता लग गया है, सबको पता गया है इनफैक्ट किस तरह से ये IMF वाला मामला आगे बढ़ा है। चलिए इंटरिम वाले मामला तो सर्टनली जैसे कहते हैं ना पॉलिटिकल मैंडेट तो एज सच उस गवर्नमेंट का कोई नहीं होगा, लेकिन कौन आ रहा है जो इन मामलात को हैंडल करने की सलाहियत रखे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया खुर्रम साहब। जाहिर है वही बात कि ब्रीदर है, हमें फ़ायदा उठाना है, लेकिन हम क्या फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? क्या हमने उस जानिब इक़दामात लेना शुरू कर दिए हैं? वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर प्लानिंग, वज़ीर पेट्रोलियम बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स तो कर रहे हैं कि भाई हम कोई रिफॉर्म्स ला रहे हैं, इनकलाब आ जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट व्हाट डू यू सी हैपनिंग? देखिए ये हमारे पास वक्त तो था 16 महीने का जिसमें ये किया जा सकता था, और इसके साथ साथ बजट में बहुत सारी चीजें ऐसी की जा सकती थी। जैसे हमने कहा था कि जी टैक्सेस जो है आप प्रोफेशनल से लेकर लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट से लेकर होलसेल रिटेल से लेकर एग्रीकल्चर से लेकर रियल एस्टेट से लेकर आप बहुत सारे सेक्टर्स पे जो कि टैक्स नेट में नहीं है उन पर थोड़ा थोड़ा टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स आपको पता है एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, इलेक्शंस के पास होती है, वो अपना वोट बैंक नहीं इतना ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो खर्च करेगी, ये हो सकता था। लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड अब आगे मूविंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि अब तो क्योंकि टाइम नहीं है इतना, लेकिन एक चीज की जा सकती है वो ये कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में कुछ जो है कमिटमेंट्स आ जाएं अगले 2 महीने के लिए, जिसमें कुछ एग्जिस्टिंग जो है गवर्नमेंट के पास एसेट्स हैं, कुछ लिस्टेड एसेट्स हैं, कुछ ना कुछ जो है वो ये सऊदी अरेबिया आप ये के साथ करें, $1-1.5 अरब यहाँ से रेस किया जा सकता है। प्लस अपने जो रिजर्व छोड़ के जाएं, मैं समझता हूँ कम से कम 10 से 12 अरब डॉलर अगर ये गवर्नमेंट छोड़ के जाती है तो एक कंफर्टेबल मिनिमम लेवल पे कंफर्ट होगी इंटरिम के लिए। तो इंटरिम तो उसको सही से हैंडल करे, मिनिमम लेवल पे एक कंफर्ट लेके जाए जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको, उसके बाद नई गवर्नमेंट फिर उसको नया डील करे IMF के साथ। ऑल्दो बहुत बड़ा प्लान एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताऊं कि गवर्नमेंट ने अभी पाकिस्तान ने अपना पूरा कोटा कंज्यूम ऑलमोस्ट किया हुआ है, और रीपेमेंट्स होती हैं तो आपका कोटा बढ़ जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है IMF के साथ। तो अगले 2 क्वार्टर्स का कोटा शायद हमने अभी खर्च कर लिया है। तो मुझे मुश्किल लगता है कि अगले जो है नई गवर्नमेंट आएगी तो एक बड़ा प्लान उसको चाहिए IMF के साथ, वो कैसे करेगी? तो ये चैलेंज होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज से प्लीज प्लान करें, आज से कि मुझे IMF के साथ जाना है या किसके साथ मुझे जाके अपना लोन को रीशेड्यूल करना है, कैसे करना है, ये करेंगे फिर आपको जो है कोई ना कोई और सही पीरियड मिलेगा, अदरवाइज चैलेंजेस बहुत बढ़ सकते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर तो ये भी बता दें इस खबर के साथ क्या आज हम देखेंगे कि डॉलर जो है वो जरा नीचे आएगा और रुपी विल बिकम अ लिटिल स्ट्रॉन्गर? देखिए ये एक्सपेक्टेड है बिल्कुल कि आने वाले दिनों में आज भी और कुछ दिनों में रुपया में थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आए, थोड़ा सा इम्प्रूव हो। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं इस जो है वो एक्सपेक्टेशन में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि रुपया मुझे थोड़ा कमजोर ही लगता है। उसकी वजह यह है कि आपकी महंगाई बहुत ज्यादा है आज भी। जिस मुल्क में महंगाई ज्यादा होती है उस मुल्क की करेंसी की वैल्यू में कमी होती है। तो इसलिए आपकी जो है जो रुपया है वो शॉर्ट टर्म में आपको स्टेबल हो जाएगा, ये एक एक्सपेक्टेशन। तो स्टेबल होना ही बेहतर है। नीचे बहुत ज्यादा अगर डॉलर आता है रुपया के अगेंस्ट तो वो वैसे अब तो हम इतने जाने की परेशान है कि हमें कदर से मसला ही नहीं है, हमें तो स्टेबिलिटी से मसला है लिटरली। अब तो कि जो भी है वो एक तो जो है वो बस हम चाहते हैं स्टेबल हो जाए, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बेसिकली जो क्रक्स मुझे समझ में आया है ना, आवाम की हालत में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आने वाली है, चाहे वो ये टर्म हो या 8-9 महीने हो। जैसे कि खुर्रम कह रहे थे कि अगली हुकूमत के लिए भी बहुत ही मुश्किल होगा नए सिरे से IMF के साथ मामला तय करना। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कब आवाम की हालत बेहतर होगी, कब एक्चुअली मईशत का पहिया चलना शुरू होगा, कब हमारी बिजली के निर्ख कम हो सकेंगे कि लोग यहाँ अपने प्रोडक्शन प्लांट्स लगा सकें, फैक्ट्रियाँ खोल सकें और उनको इंपोर्ट की हुई प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाने से सस्ती ना पड़ें। मतलब ये मामलात कब, ये तो बेसिक सी चीज़ है। ये एक मामला है। अभी जब खुर्रम शहजाद से हम बात कर रहे थे, एक और मामला जिस पे हम बात करते हैं और फिर चुप हो जाते हैं ये सोच के कि ये तो होना नहीं है, ये जो टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है ना। और उसके बाद खुर्रम शहजाद से बात करते हुए भी ये बात हुई कि जी ये तो इलेक्शन ईयर और अभी तो ऑब्वियसली इस किस्म की कोई हरकत होगी नहीं क्योंकि वोट भी तो चाहिए। हम कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को, ऑल ऑफ अस। इलेक्शन ईयर और नॉट इलेक्शन, ये तो हमेशा से एक रहा
है और रहेगा। बहाना होता है। सो इस बात पे बड़ी तकलीफ होती है बिकॉज एवरीबडी नोज दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एंड लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देयर। अगर इफ वी आर मूविंग ऑन फ्रॉम देयर तो हम बेहतरी क्या एक्सपेक्ट करें फिर? लेट्स मूव ऑन। हम मूव ऑन करते हैं और ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कुछ और मामलात पे डिस्कशन करें। क्यों भाई, पहले क्रिकेट की बात कर लेना, उसके बाद ब्रेक लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स का बता दें। इतना मैंने कहा हंगामा वो आपका मूड जरा ऑफ होगा। मैं बता देती हूँ आपको, पता है ना एक जगह जिसका नाम बड़ा मुश्किल है श्रीलंका में, जो कि अब्दुल्ला बड़ा अच्छा कहते होते हैं, हम टूटा है। इसको कोई और इसको कुछ समझने की कर दें। हाँ HB हम टूटा। हाँ HT नहीं होगा, चलो जो भी है, समझ आ गई है ना आपको। टूटा भी तो है ना, साथ में टूट भी रहा है वहाँ। तो उसमें जी वहाँ होने वाले पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड 11 के दरमियान 2 रोजा मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। थैंक यू। और कौमी टीम के बॉलर्स ने दूसरी इनिंग्स में भी मेजबान टीम के 4 बैटर्स को पेविलियन की राह दिखाई और मैच के इख्तिताम पर 88 रन बना सकी। और आगे सलमान आगा ने 2, शाहीन और नसीम ने 1-1 विकेट हासिल की। और फिर बाबर 11 के बैटर्स श्रीलंका की कंडीशन से हम आहंग होने में कामयाब रहे हैं, ज़बरदस्त। और पहली इनिंग में हमने बनाए 342 रन और कौमी टीम के बैटर्स शान मसूद 83 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान बाबर आजम 79 और सऊद शकील 79 और सऊद शकील 61 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुए हैं। सो या दैट्स द लेटेस्ट फ्रॉम श्रीलंका। और हमारा जो ये प्रैक्टिस सेशन था ये ड्रॉ हो गया है। ठीक है, इट्स ओके, प्रैक्टिस हो रही है ना, यू ट्राई टू बी नाइस टू द। अच्छा, साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताना है कि पाकिस्तानी नौजवान को जिस फील्ड में, नौजवानों को एक्चुअली जिस फील्ड में भी मौका मिलता है ना, हमने देखा है कि रिसोर्सेज हमारे पास जीरो हों, मतलब लिटरली उधार के पैसे ही होते हैं। अब हाँ, उधार के पैसे जमा कर कर के बच्चे जाते हैं, कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं और जीत कर आते हैं और खुद को मनवाते हैं। ऐसा ही एक नौजवान है स्नूकर की फील्ड से, 17 साल इसकी उम्र है, हमजा इसका नाम है। और वर्ल्ड अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हमजा इलियास ने दूसरा मैच भी जीत लिया है। और 17 साल के हैं हमजा इलियास, सिर्फ भारत के इन्होंने अपने कंपेटिटर को, जिनका नाम है आरूव संचिती। अच्छा, जो आरूव है ना वो 12 साल के, वो 12 साल के देखें महारत के 12 साल में कंपटीशन पे पहुंचे हुए हैं, उसको हराया है। So उसकी भी certainly at this age he is competing। अच्छा, हमजा इलियास का आज होगा आखिरी मैच। So good luck Hamza, we are rooting for you। And inshallah when you win, हम काफ़ी दफ़ा इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि अब वो जो बिलियर्ड कहते थे ना जिसको पहले, ठीक है, वो स्नूकर क्लब्स जो हैं अब उनका माहौल भी पहले जैसा नहीं रहा है। अगर बच्चों को शौक़ है तो वालिदैन को एक्चुअली उनको असिस्ट करना चाहिए, इनफैक्ट उनके इस जर्नी में उनके साथ रहना चाहिए। आप जाएं, आपका बच्चा स्नूकर खेलना चाहता है, आप कभी हफ्ते में 2-3 दिन उसके साथ चले जाएं, टाइम स्पेंड करें और देख लें माहौल और तसल्ली रखें और बच्चों को किसी भी फील्ड में जिसमें उनका इंटरेस्ट है एक्सेल होने का मौका दें। जस्ट बिकॉज यू सी अ डार्क प्लेस और मतलब डिम लाइट्स, तो हर चीज़ को देख के ये ना समझ आया करें कि जगह बुरी होगी, घुसे अंदर और देखें कि ठीक जगह है। एनीवे, ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक। अच्छा, आपको याद है ना अब्दुल्ला के इससे पहले वाली जो हुकूमत थी उन्होंने यकसा निज़ाम तालीम का बहुत शोर मचाया था, रिमेंबर 2019 में? मैं आपको याद दिला देती हूँ। शुरू तो किया था काम, हाँ ना, शुरू हो गया था। मैं आपको बता रही हूँ कि नफाज की भी बात हो रही थी, जिसपे कुछ सवालात जरूर थे जो हमने भी उठाए थे। वो हुआ था फिर थोड़ी देर के लिए, वो चला भी शोर मचाया था, तो मुझे लगता है बिकॉज दे वर जनरलाइज कर रही हैं आप इसमें। नहीं, शोर भी मचाया था और हर कोई जब हमारे पास आता था और जब हम ये वाला टॉपिक उठाते थे तो इस पे बात होती थी कि दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड, जो कि क्लियरली नहीं था। 2019 में मैं आपको याद दिलाती हूँ, डोंट वरी, 2019 में उस वक्त की हुकूमत ने नई कौमी तालीमी पॉलिसी, आपको याद होगा, उसका ऐलान किया था और नए यकसा कौमी निसाब के लिए बड़े बड़े दावे भी किए थे। और 2021 में उस वक्त के वज़ीर आज़म ने उसे जल्दी में नाफिज करने का ऐलान भी कर दिया था। ताहम ज़बान, मजहब और सकाफत से जुड़े जो आप सवालात की बात कर रहे हैं वो हमने उस वक्त भी उठाए थे। तो ऑब्वियसली जवाब तो उनके पास कोई ख़ास नहीं था। मौजूदा हुकूमत हाउएवर ने स्कूलों के निसाब में आईन पाकिस्तान
और कंप्यूटर कोडिंग की शमूलियत का ऐलान कर दिया। आई होप और वी नो कि कोई बहुत ही इनकलाबी इक़दाम का ऐलान ना किया हो, बस दो चीज़ों से छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके शुरू करें। कंप्यूटर कोडिंग वंडरफुल, आईने पाकिस्तान माशाल्लाह जो हुआ और जो गुज़श्ता कई सालों में हुआ वो देखकर ज़रूरत है कि हम समझें, इसको पढ़ें। बहुत ज़रूरत है इसलिए समझें क्योंकि कोई बदलने के लिए अगर आ जाए तो हमें ये तो पता हो कि क्या बदला जा रहा है, और फिर तो इसलिए पढ़ने की भी नौजवान ये भी समझें कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टाइप चीज़ें होती हैं या आइन में दर्ज मामलात हैं, इसमें कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा होता है, मतलब यही आइनी तरीके हैं। दैट इज़ वन थिंग। और दूसरा जहाँ कोडिंग की बात हो रही है, कल ही हम बात कर रहे थे कि कितनी ज़रूरत हो गई है कि हमारी अच्छा एक स्टूडेंट लोन का भी इजरा किया है वज़ीर आज़म ने, उसके बारे में सुने ज़रा वो क्या बता रहे हैं। 14 अरब रुपए का जो अब माली साल शुरू हुआ है उसमें 14 अरब रुपए दिखाए गए जो कि अगले 4 सालों में ये एंडोमेंट फंड में जाएंगे। ये आटे में नमक के बराबर है। हमने फैसला किया कि इस साल के ये 3 अरब रुपया जो मुख्तस है, ये सारे के सारा हम पाकिस्तान भर के इन नज़ीम बच्चों और बच्चियों के वज़ाइफ उनके हवाले करें ताकि वो तालीम की ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता हों। चलिए सुन लिया ये तो हमने, लेकिन कंप्यूटर कोडिंग वाली अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि ज़रा आईटी की दुनिया से वाकिफ़ हों और फिर इसको अपना करियर बनाएं, बिकॉज दैट इज़ द फ्यूचर। ये कल हम एआई वाली सारी बात करते हुए हम यही इस पर हमने डिस्कस किया था। अभी हमें ज्वाइन किया ज़िंदगी ट्रस्ट के सरबराह शहजाद रॉय ने। शहजाद, हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि मुल्क भर के जो स्कूल्स हैं उनके निसाब में आईने पाकिस्तान भी शामिल किया जाएगा और बुनियादी कंप्यूटर कोडिंग भी। आपके ख्याल में ये कदम कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना, कोडिंग पढ़ाना, ये ऑब्वियसली एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप है और ख़ासतौर पे कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि हमारा मुल्क एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड मुल्क है और यहाँ पर हर तरह के रिलीजन से, फ़िरके से, ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं और मुल्क टूटा भी है हमारा। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत हम सारे लोग मिल के रह रहे हैं आज, वो अगर बच्चों के अंदर ट्रांसलेट किया जा सके, जिसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी आप बता सकें कि डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कैसे करते हैं, अगर ये बात ट्रांसलेट होती है इस करिकुलम के थ्रू, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है और क्यों मुश्किल काम है वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा, लेकिन ये स्टेप बहुत अच्छा है। और कोडिंग ऑब्वियसली अब इस टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर अगर हमने कोडिंग नहीं पढ़ाई तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को ये पता हो कि करिकुलम क्या होता है, करिकुलम में जो बताया जाता है वो ट्रांसलेट कैसे होता है किताबों में, ये एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। इम्पॉर्टेंट बात है करिकुलम सिलेबस का फ़र्क, करिकुलम क्या होता है। अब करिकुलम के बारे में बात कर ही रहे हैं तो शहजाद ये सब कुछ ऑल्दो हो सिंगल नेशनल करिकुलम प्रोजेक्ट के अंदर ही रहा है। इससे पहले भी मुताल्लिक आपको पता है बात होती रही है। बहुत से लोगों की राय ये है कि जो कंटेंट्स इसके बनाए गए थे ये हमें एक तरक्की पसंद माशरा बनाने के बजाय क़दामत पसंद नस्ल बना कर देंगे। उस पर सवालात उठे हैं। अब अगर सिंगल नेशनल करिकुलम बनना है या इसमें बेहतरी लानी है, चलिए कहीं से काम शुरू होता है उसको फिर बेहतर किया जाता है, आपकी क्या तजावीज़ हैं, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? करिकुलम में क्या अच्छी चीज़ें और क्या बुरी चीज़ें ये बताना एक छोटे से इंटरव्यू में बहुत मुश्किल है। बट यस 20-25% जो चेंज आया उसमें कुछ अच्छा किया है कुछ बुरा किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि डिबेट जो है वो करिकुलम पर नहीं रहनी चाहिए। करिकुलम अच्छा था तब भी हमारे मुल्क के अंदर बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई। अभी 25% जो चेंज हुआ है उसमें कुछ अच्छा कुछ बुरा है, तो उसकी वजह से भी कोई ज़िंदगियाँ चेंज नहीं होंगी। फ़र्क जब पड़ेगा जब हमारी क्लास में टीचर पढ़ा कौन रहा है और बच्चा जो किताब पढ़ रहा है वो कितनी थॉट प्रोवोकिंग और क्या वो उसकी अपनी ज़बान में कम्युनिकेट सही तरह कर पा रही है कॉन्सेप्ट्स या नहीं। वी एग्री विद यू। और ख़ासतौर पे क्रिटिकल थिंकिंग की आपने शहजाद बात की है, मतलब वी सी PhDs कमिंग आउट विद ज़ीरो कॉन्फिडेंस। तो वो पढ़ तो लेते हैं और डिग्रियां भी मिल गई, डॉक्टरेट भी हो गया, लेकिन वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आता जो कि होना चाहिए थी पढ़ाई के बाद। एनीवे ये बताएं कि मगरबी ममालिक की तर्ज पर स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए कर्ज देने की स्कीम जो है वो भी शुरू की गई है, तो क्या इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा यू थिंक? देखिए स्टाइपेंड देना, लोन देना एक बहुत अच्छी बात है, ये ज़बरदस्त स्टेप है, उसको हम सबको इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर माँ बाप जो गरीब होते हैं वो अपने बच्चों को लोफी प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं पैसा उधार लेकर, और गवर्नमेंट स्कूल नहीं भेजते बिकॉज उनको लगता है वहाँ अच्छी तालीम नहीं मिलती। तो ये ज़रूरी है समझना कि निज़ाम तालीम को अगर हम ठीक करेंगे
तो वो पैसा जो हम लोन पे लगा रहे हैं वो ज़रूर लगाना चाहिए, वो बच्चे जो मुस्तहक है, लेकिन निज़ाम तालीम को ठीक नहीं करेंगे तो आइसोलेशन में लोन विल नॉट वर्क। आई थिंक वी नीड 7-8 इंटरवेंशंस टुगेदर। बहुत शुक्रिया शहजाद रॉय फॉर बीइंग विद अस। बार बार हम यही कहते हैं कि इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अभी ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। अब वी आर बैक क्योंकि हम फंस गए हैं कि भी जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं उनकी डिग्रियां ना मैं एक पर्चे पे लिखना स्टार्ट हो गई हूँ कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो मिलवाते हैं आपको। हाँ मिलवा देते हैं, लेकिन पहले बता तो दें बिकॉज ये समेटा नहीं जा सकता। और इंस्पिरेशन है, पता है हम लोग, हमारे ज़्यादातर लोग आपको इर्द गिर्द नज़र आते होंगे जो बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं। ठीक है, शिकायतें होनी भी चाहिए, हैं भी, हमें सिस्टम से शिकायतें हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमने इसी सिस्टम में से हीरे निकलते हुए भी देखे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा बता दें पहले हैं कौन के पंजाब पुलिस के ट्रैफिक वार्डन हैं मोहम्मद आबिद नज़ीर, जो कि अब डॉक्टर मोहम्मद आबिद नज़ीर हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने दौरान मुलाजमत PhD मुकम्मल किया और इसके अलावा भी बहुत कुछ कर चुके हैं। बाय द वे जल्दी से प्लीज बता। LLB कर चुके हैं और पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में MPhil कर चुके हैं और बहुत कुछ कर चुके हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में उन्होंने जो PhD की है और उससे पहले 2009 में MS भी किया है, MS क्रिमिनोलॉजी में किया है। सो डॉक्टर आबिद नज़ीर को खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू जियो पाकिस्तान। ज़रा अपने जर्नी के बारे में बताइएगा कि आपने पुलिस में ये ट्रैफिक वार्डन की नौकरी कब इख्तियार की, क्या उससे पहले भी पढ़ाई का सिलसिला जारी था या बाद में शुरू? क्यों आपने इतना पढ़ा, ये पहले तो ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो जियो पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया जी, आपने इज़्ज़त अफजाई की और मैं IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का शुक्रगुजार हूँ। कैप्टन मुस्तनसर फिरोज़ साहब सिटी लाहौर का मैं शुक्रगुजार हूँ जहाँ तक मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने मेरी जो हेल्प की, मुझे सपोर्ट किया। सर इल्म जो है ना वो आपके अंदर मौजूद होता है हमेशा से, आपने बस उसको जो है ना वो उसकी तलाश जो है ना वो उसके जो उसका जो दिया है उसको आपने जला के रखना है। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2006 में मैंने पंजाब पुलिस ज्वाइन की एज ए ट्रैफिक वार्डन और इल्म की तलाश मेरी जो मुसलसल जारी रही। उसके बाद मैंने MSc क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टडी की। इस दौरान मैंने CSS की तीनों अटैम्प्ट्स भी किए लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कामयाब नहीं हो सका। LLB का मैंने एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद भी मैं रुका नहीं। फिर मैंने MPhil पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU इस्लामाबाद से पास किया, जो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी कि NDU इस्लामाबाद में मैंने रेगुलर जो स्टडी की। उसके बाद फिर मैंने PhD की इंटरनेशनल रिलेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी से और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 दिन पहले मुझे डिग्री अवार्ड हुई है। IG पंजाब साहब ने मुझे डॉक्टर के बैच से भी नवाजा है, तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है सर। अच्छा, अब नेचुरल सवाल इसके बाद ये आता है ना डॉक्टर आबिद कि आप माशाल्लाह इतना पढ़ लिख गए, उसके बाद आपने इसी करियर को क्यों परसू किया? ज़्यादातर लोग जो PhD वगैरह करते हैं वो फिर एजुकेशन में आ जाते हैं, प्रोफेसर लग जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, लेक्चरर बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं। बिल्कुल। तो ये सवाल आपसे इससे पहले भी आई एम श्योर होता होगा। सर मैंने पुलिस ज्वाइन की, मुझे 17 साल हो गया। इसी डिपार्टमेंट से मैंने अर्न करके मैंने जो है ना वो अपनी स्टडी मुकम्मल की और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस ऐसी जो है ना वो अपनी डिपार्टमेंट के लिए जो अभी सर्व कर रहा हूँ मैं। और मुझे हमारे सिपा सलार ने भी जो मुझे सराहा है, हमारे चीफ ने भी मुझे सराहा है। तो सर आपने जो है ना अपनी एजुकेशन डेफिनेट जो एक मेरा पार्ट टाइम है तो मेरे साथ साथ चलता रहेगा। तो फ़िलहाल मैं एज ए पुलिस ऑफिसर ही मैं एज ए ऑफिसर अंजाम दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो भी अपॉर्चुनिटी होती है तो लेट्स सी कि मैं अपने सीनियर अफसरान से उसकी मशावरत के बाद ही जो है ना वो। अच्छा डॉक्टर आबिद, क्या इसमें क्या ख्याल है कि आप विद इन द पुलिस, क्योंकि आपने तो क्रिमिनोलॉजी में भी आपकी काफ़ी एक्सटेंसिव पढ़ाई है, तो पुलिस के अंदर ही कोई और डिपार्टमेंट हो सकता है जिसमें आप वहाँ चले जाएं? जी मुझे आज साहब ने जब हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर थे तो उन्होंने तब भी मुझे उन्होंने मुझे पुशअप किया था CTD के लिए। लेकिन अभी कुछ हमारे सिस्टम में जो पैरामीटर्स हैं उसको हमने फॉलो करना है, उसकी जो पूरा सिस्टम है जो हमें इसको प्रोसीजर इसको फॉलो करना है। तो अभी इस हवाले से भी आज सबसे बात हुई है, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर से बात हुई है, तो इंशाल्लाह वो मेरे लिए कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही जो है ना वो कर रहे हैं सर। तो अब ये डिग्रियों का सिलसिला यहाँ बस ख़त्म हुआ या फिर अभी और भी कोई डिग्री रह गई है जो आपने लेनी है?
सर इल्म की जस्तजू तो ख़त्म नहीं होती, इल्म का दिया तो हमेशा शायद मेरे मरने के बाद भी मेरे मरने तक ही जारी रहेगा। लेकिन सर बात यह है कि आपने सर्व करना, आप एजुकेशनिस्ट सर्व करें, आप एज ए पुलिस ऑफिसर सर्व करें, आप किसी और फील्ड में सर्व करें, तो मैं समझता हूँ कि एज ए पुलिस ऑफिसर जो मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। और मैं अपने दोस्तों भाइयों के लिए बहुत सी मेरी ऐसी मिसालें हैं कि चलो बड़ा ज़बरदस्त जज्बा है आपका और क्या आपकी डेडिकेशन है। डॉक्टर आबिद बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज ज्वाइन किया है, बड़ी इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी भी है और पढ़ाई कभी भी आप कर सकते हैं और करते चले जाएं व्हाइल यू आर इवन वर्किंग समवेयर एल्स, कोई रोक टोक नहीं है इस चीज़ में। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं। Welcome back. Good morning once again. अच्छा, एक बात आपने नोटिस की है कि वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि जो हुकूमत है बस 1 महीने की ही रहेगी और उसके बाद इलेक्शंस होने हैं, लेकिन इलेक्शंस की एक और हलचल टाइप होती है, वाइब होती है, हाँ एक एक्साइटमेंट होती है जो कि बिल्कुल फील ही नहीं होता। और पता है कि वाइब ना आए ना तो मेरा ख्याल है फिर उस काम का मजा नहीं आता, फिर मजा नहीं है, फिर हमने नहीं करना। हाँ। नहीं, बहुत बुरी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, करना तो डेफिनेटली होगा, वो तो करना है, लेकिन अदरवाइज जिंदगी में आपको पता है एक वाइब आ जाती है आपको किसी न किसी काम में, किसी से मिल के किसी काम को आप शुरू करने लगते हैं, किसी काम के आप इख्तिताम पे पहुंचते हैं कि ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, सो दैट वाइब इज रियली इंपॉर्टेंट। तो लिहाजा इलेक्शन के हवाले से वो वाइब जो अब्दुल्ला कह रहा है वो हलचल, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो वाइब आए, बिल्कुल, और बिल्कुल चाहती है, और उन्होंने तो बल्कि ये भी कह दिया पीपल्स पार्टी ने नवंबर में इंतखाबात के लिए बाकायदा तजवीज़ भी दे दी है। और दूसरी तरफ आपको ये बता देंगे मुस्लिम लीग नून जो है वो तो अगले महीने फारग हो ही जाएंगे, मतलब वो असेंबली तोड़ने पे आमादा भी हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून क्या है, इत्तेहादी हुकूमत है, सभी लोग इसमें शामिल हैं, बट जब बात होती है तो उसको नूनी कहा जाता है, आपको पता है ना? मतलब क्यों कहा जाता है? इट इज कोएलिशन गवर्नमेंट, सो इलेक्शन की तारीख देने से ऑल्दो जो वजीर आजम जिस जमात के हैं वो जरा ऐसा लग रहा है कि ले तो लाल से काम ले रहे हैं, गुरेजा हैं सॉर्ट ऑफ। नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा दो टूक और वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है वो केयरटेकर सेटअप के तहत होने चाहिए और चारों सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक दिन जो है वो होने चाहिए। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके जो है वो डिज़ोल्व होंगी, केयरटेकर सेटअप आएगा। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म ने बॉल जो है ना वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में डालते हुए कहा है कि 14 अगस्त को तो हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और फिर इलेक्शन जो है वो अक्टूबर और नवंबर, उनका ये कहना है कि होंगे और तारीख इलेक्शन कमीशन ही देंगे। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। मेरी दुआ है और मुझे यकीन आप सबकी दुआ है कि जो भी हुकूमत आए आवाम के वोटों से वो तालीम को नंबर 1 प्रायोरिटी दे। लेकिन निगरान हुकूमत के लिए जो मुशावरतें दरकार हैं वो भी नज़र नहीं आ रही हैं। राजा रियाज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। कानून के तहत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मुलाकात करके तजवीज़ करदा नामों पर तबादला ख्याल करके निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करेंगे। अब तक ऐसा नहीं हुआ है और कानून के तहत कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने पर तहलील होती है तो फिर इलेक्शन कमीशन 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद है। अलबत्ता अगर मुकर्ररा वक्त से पहले कौमी असम्बली टूटेगी तो फिर इंतखाबात कराने की मुद्दत 90 दिन हो जाएगी। बज़ाहिर सियासी जमातें इलेक्शन अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में आम इंतखाबात कराने पर मुत्तफिक है, लेकिन जिस इदारे ने इलेक्शन कराना है अभी तक जरा खामोशी है वहाँ से। तो इलेक्शन कमीशन ने अब तक नई हल्का बंदियाँ नहीं की जिसके तहत आम इंतखाबात होने हैं, तो अभी उन्होंने ये चीज़ ही नहीं बताई। वज़ीर आज़म के हालिया बयान के बाद अब इलेक्शन कमीशन को भी आकर वाज़े करना होगा कि उनका प्रोग्राम क्या है, भाई क्या होने वाला है, कुछ आवाम को भी बता देना। अच्छा, इसी पे ज़रा बात करते हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ज़रा हम क्लियर करते हैं, उनसे लेते हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब शुक्रिया। फैसल साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से इशारा था वो असेंबली तोड़ देंगे ताकि इलेक्शन नवंबर तक जाएँ। पीपल्स पार्टी ने तो आज ऑफिशियली तारीख ही दे डाली असेंबलियाँ तोड़ने की। आपको क्या, आपके पार्टी के अंदर क्या डिस्कशन है? अगर इलेक्शन अक्टूबर से आगे जाते हैं तो क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे या नवंबर से अगर आगे जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बिल्कुल पहले दिन से मौक़िफ़ था कि अगस्त में जब 13 अगस्त को असेंबली का टाइम पूरा होता है और
निगरान हुकूमत आनी चाहिए और 60 दिन के अंदर जो है जो इलेक्शन का टाइम है उसमें हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ इत्यादी जमातों की तरफ से आ रहा था कि कुछ इलेक्शंस में आगे होने चाहिए और 90 दिन के अंदर होना चाहिए या थोड़ा आगे होना चाहिए। तो 90 दिन के उसके लिए पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी थी, अगर आप 90 दिन में इलेक्शन कराना चाहते हैं और 60 दिन में नहीं कराना चाहते तो आप 2-4 दिन पहले असम्बली तोड़ के 90 दिन में इलेक्शन करा लें। लेकिन हमें ये नज़र आता है कि 60 दिन और 90 दिन में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे हमने तजवीज़ दी थी कि ये चीज़ें जो है अगर आप 90 दिन में करना चाहते हैं तो आप 2-4 दिन पहले असम्बली तोड़ लें, क्योंकि मीडिया पे बड़ी खबरें चल रही थी कि शायद असम्बली ये जो है निगरान हुकूमत लंबी हो जाएगी या इलेक्शन लंबे हो जाएंगे, ज़्यादा अक्टूबर में नहीं होंगे, नवंबर में होंगे, शायद फरवरी मार्च में होंगे। तो ये तासुर ज़ाहिर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात की। ऑलराइट, तो खबरें तो बनाने वाले भी आप ही लोग हैं, मतलब वहीं से अखज़ होती हैं फिर खबरें। बिल्कुल, हम तो वही सवाल कर रहे होते हैं जो हम सुन रहे होते हैं कि आप लोगों की तरफ से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बताएं कि इलेक्शन की तरफ जाने का पहला मरहला तो ऑब्वियसली निगरान हुकूमतों का क़याम है। अब टेक्निकली वज़ीर आज़म और राजा रियाज को ये फैसला करना है, तो क्या वो जो भी फैसला करें पीपल्स पार्टी को कबूल होगा, या आप समझते हैं कि सेटअप के क़याम में आपकी राय भी ली जानी चाहिए? देखिए, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने निगरान वज़ीर आज़म का फैसला करना है और जो है वो लीडर ऑफ द हाउस जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपनी इत्तेहादी जमात के साथ मशावरत करेंगे और लीडर ऑफ द अपोजिशन अपनी जमातों के अपनी जमात में मशावरत करेंगे। तो लिहाजा जो है वो मशावरत जब प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना मौक़िफ़ अपने जो है नाम देगी, बाकी जमातें भी देंगी और फिर ये रखे जाएंगे और उसके बाद जो इस चीज़ का तयन किया जाएगा और वो प्राइम मिनिस्टर जो है अपने इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड ले लेंगे। अच्छा खुनी साहब, बताया जा रहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन से पहले बहुत सी इस्लाहात भी चाहता है, कमेटी कुछ काम भी कर रही है। अगर इस्लाहात की जाती हैं और नई हल्का बंदियों का मार्जिन रखना है तो फिर इलेक्शन कमीशन से इसी साल इंतखाबात करा देने की तवक्को रखना दुरुस्त है? देखिए, इस्लाहात की बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसकी जो है वो बहुत हामी है। इस्लाहात होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन गुजरते हैं तो दोनों जमातें, जीतने वाली और हारने वाली, हमेशा कहती हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है और मेजॉरिटी जो है हारने वाली कहती है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे इलेक्शन हो पाकिस्तान में, इस किस्म का इलेक्शन हो जिसमें तमाम सियासी जमातें ये कहें कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई और शफाफ इलेक्शन हुए और जिन लोगों को पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया वही लोग जो है वो इलेक्ट होकर आए हुए हैं। ऐसा हम इस किस्म की इस्लाहत चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि अब मैं समझता हूँ कि हल्का बंदी में काफ़ी देर हो चुकी है, पुरानी हल्का बंदी पर इलेक्शन हो जाने चाहिए, वरना अगर आप नई हल्का बंदियों की बात करेंगे तो ये पेंडोरा बॉक्स जब खुलेगा तो ये इलेक्शन जो है वो काफ़ी अरसे तक मुलतवी हो जाएंगे, 6-7 महीने फिर इलेक्शन नहीं होंगे। जैसे हम चाहते हैं कि पुरानी हल्के बंदे पे हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे देखें। इस्लाहात डेफिनेटली ज़रूरी है, उस पर काम हो रहा है और बहुत जल्दी उस पर मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन हल्का बंदियों पर जो है मैं समझता हूँ कि पुरानी हल्का बंदियों पर हो जाए तो ये बेहतर रहेगा इलेक्शन के लिए। ओके, फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ओके, ये वो सवाल हैं जो कि ऑब्वियसली डेफिनेटली आप लोगों को भी तंग कर रहे होते हैं कि भाई क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। सो वी आस्क्ड द क्वेश्चंस, को जवाब मिला? मतलब चाहते हैं ये कि नवंबर तक मैक्सिमम मामला हल हो जाए और इलेक्शन हो जाए। कल भी यही चाहते थे। हाँ, पीपल्स पार्टी का तो ये मौक़िफ़ है और आपको पता है बड़े क्लियर हैं वो अपने इस मौक़िफ़ में, और अपेरेंटली मुस्लिम लीग नून भी अगर यही चाहती है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। देन द क्वेश्चन इज व्हाट्स द प्रॉब्लम? या और कौन नहीं चाहता फिर इलेक्शन हो फिर 90 दिन के अंदर? आगे चलते हैं, चल छोड़ दे, लेट्स नॉट वरी आवर प्रीटी। सो हमारे चहीते बाज़ बच्चे होते हैं ना, लाडले होते हैं, वो बाबर आजम हमारे लाडले हम सबके लाडले, हमारे अपने बाबर आजम ने आईसीसी रैंकिंग इतनी अच्छी टर्म है, उसको भी इतना एकदम से मुझे लेटर ऑन ख्याल आया, उसको भी बिला वजह इतना पॉलिटिसाइज किया गया है पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से कि अब तो बच्चों को भी लाडला कहते हैं। लेट्स नॉट लेट एनीबॉडी टेक हाईजैक दीस टाइटल्स। लाडला तो कोई भी हो सकता है, लाडला तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हर किसी को होना नहीं चाहिए। क्रिकेट के कप्तान भी है ना, बस उसी पे रहते हैं। बाबर आजम की बात हो रही है भाई, और बाबर आजम ने आईसीसी रैंकिंग के तीनों फॉर्मेट्स के टॉप 3 प्लेयर्स में जगह बना लिया। इट शुड नॉट सरप्राइज एनीबडी, और बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के टॉप 3 में बैक वक्त मौजूद वाहिद क्रिकेटर हैं। और भी लोग थे लेकिन वो फिर इधर उधर हो गए। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं और ऑस्ट्रेलिया के हैं लैम्बोर्गिनी नहीं है, गाना याद आ गया। क्यों इनके नाम इतने मुश्किल हैं? इंग्लैंड के जो रूट भी हैं, इंग्लैंड के जो रूट तनज़्ज़ुली के बाद उनकी तनज़्ज़ुली हुई है, बाबर आजम की तरक्की का एक्चुअली उनकी तनज़्ज़ुली सबब बनी है। बिल्कुल, और बाबर आजम जो है 3 दर्जा तरक्की के बाद 862 पॉइंट्स के साथ टेस्ट रैंकिंग में तीसरी पोजीशन पर आ गए हैं। और फिर
बाय द वे हेमन टूटा से गाल रवाना हो गई है टीम और टेस्ट मैच, हमारी टीम जो श्रीलंका में मौजूद है और वहाँ पे टेस्ट मैच होंगे। सो या दैट्स द लेटेस्ट अबाउट बाबर आजम। अच्छा, हमारा कौन सा ऐसा शहर होता होगा जिसका नाम लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाता होगा किसी और मुल्क के लिए? हमारे इतने सिंपल नाम हैं शहरों के। Can you imagine मेरा some? ख्याल है हो सकता है, कुछ जगहों का तो हो ही सकता है। जैसे which one? We have like आप the हमें easiest. जियो पाकिस्तान टीवी पे लिख के बताइएगा कि किस जो शहर कि का बड़ा तोड़ मोड़ के लोग लें और उनसे लिया ना जाए। मतलब छोटे छोटे तो नाम है हमारे, सवात, लाहौर, कागान, गिलगित इज सो लिटिल, बहावलपुर मुश्किल होगा नहीं, पुर तो लगता ही है। रे नहीं बोला जाता, वो लाड़काना कैसे बोलते होंगे? लाड़काना, हाँ लाड़काना बोल सकते हैं, क्योंकि वो लाड़काना या लाड़काना एक ही मतलब बात वो इतना जल्दी में बोलने में पता भी नहीं चलता। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। या सो सम कंट्रीज शुड टेक लेसन फ्रॉम इट एंड मेक इट इजियर। थैंक यू। मैं सोच रहा हूँ, मैं जगहों के मैं फंस गया हूँ, आपने मुझे फंसा दिया। चलो आप फंस रहे, मैं बताती हूँ। एक मूवी आ रही है डीसी कॉमिक्स का नया सुपर हीरो आ रहा है। देसी? डीसी, आई थॉट यू सेड देसी। डीसी कॉमिक्स के, हाँ ठीक है, सुपर हीरो आ रहा है और मूवी भी आ रही है जिसका नाम है ब्लू बीटल्स। एहसन, क्या हाल है आपका? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। कैसे हैं? बहुत बहुत मुबारक हो, योर शॉर्ट फिल्म इज डूइंग ग्रेट। बताइएगा, व्हाट इज इट अबाउट? First of all, thank you for inviting me. I mean, it's really nice to have your country, you know, be proud or basically to be appreciated among, you know, our own people. The film is, to be honest, it's एक आर्टिस्ट की कहानी है और एक पेंटर है और बेसिकली क्या कहते हैं, मैंने जो एक्सप्लोर करना चाहता है स्टोरी में वॉज कि बहुत सारे आर्टिस्ट की जो मैंने कहानियाँ सुनी थी अपनी ज़िंदगी में, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी ट्रू स्टोरीज़ हैं जिसको मैंने फिर इंस्पायर होके बेसिकली एक स्क्रीन प्ले लिखा, जिसमें मैंने एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से दिखाया कि जब वो अपने पैशन को फॉलो करता है, जब उसे आगे बेसिकली अपने जो वो चाहता है ज़िंदगी में करना, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स होते हैं। हम आर्टिस्ट जो है ना, हम बड़े डिफरेंट लोग हैं, हमें क्या कहते हैं बहुत सारी ऐसी मुश्किलात सोसाइटी में सामना करना पड़ जाती हैं। उसमें से बहुत सारी फैमिलीज़ के आपके इर्द गिर्द के रिलेशंस होते हैं जो आपके लिए डिफ़िकल्ट कर देते हैं, और ये कहानी थी उसकी बीवी के साथ। बेसिकली इट वाज विद हिज पार्टनर एंड इट वाज अबाउट द प्रोसेस ऑफ अ रिलेशनशिप ब्रेकिंग अपार्ट। चूँकि और वो स्लो प्रोसेस होता है, अरबी में है, तो ये एक तो ये बताइएगा कि बहुत से लोगों के लिए, हमने तो चले आपके बारे में जाना है, हमें पता है कि आप गुज़श्ता कई बरसों से सऊदी अरेबिया में अपनी फैमिली के साथ मुकीम हैं, लेकिन क्या वही प्रेमिस बना अरबी में शॉर्ट फिल्म बनाने का? और ये फिल्म कहाँ बेस्ड है? लाइक इसकी कहानी जो इस जोड़े की है वो कहाँ, किस जगह, किस शहर, किस मुल्क में इवॉल्व कर रही है? वो भी ऑब्वियसली अरबिक स्पीकिंग ही हैं, तो वहीं के हैं, सऊदीया के? जी, basically the story is based in Saudi. It is Saudi actors, Saudi team, Saudi screenplay writers with me. I do speak a little bit of Arabic, yes. लेकिन उसके साथ बस ये एक approach ऐसी थी कि I think why it is being received इतना widely, not only in Saudi but internationally, is because of the universal nature of it. Basically ये एक ऐसी स्टोरी मैंने अप्रोच ऐसे की कि कोई भी समझ सकता है, किसी भी ज़ुबान में, किसी भी नेशनैलिटी का, कहीं से भी, वो कोई भी कल्चर हो, एक आर्टिस्ट की जो कहानी होती है ना, बड़ी यूनिवर्सल होती है। मैंने उस चीज़ को आई थिंक पकड़ा जब मैंने इतने लोग, जब मैं न्यूयॉर्क में था, व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान एज वेल फॉर अ व्हाइल, व्हेन आई वाज इन सऊदी, व्हेन आई वाज इन द यूके, ये सब कहानियाँ मैं इतने सालों से सुन रहा था कि किसी ना किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी सैक्रिफाइस होती है टू गेट टू वेयर दे हैव टू गो। तो मैंने बस बेसिकली एक दिन मैंने कहा कि आई थिंक इट इज़ टाइम टू राइट समथिंग लाइक दिस। अच्छा एहसन, यू आर सऊदी बेस्ड और मूवी मेकर भी हैं आप, ये आपके लिए भी कुछ अजीब बात थी? आई मीन लाइक व्हेन वी इवन रीड द टर्म और टॉक अबाउट द टर्म सऊदी फिल्म फेस्टिवल, कुछ साल पहले तक फिल्म फेस्टिवल, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स, ये सारी चीज़ें हम सऊदीया से तो बिल्कुल ही अटैच नहीं कर सकते थे, रिलेट नहीं कर सकते थे। सो इवन एज अ फिल्म मेकर आपके लिए भी ये एक बहुत बड़ी आई ओपनर था कि फाइन वी कैन मेक मूवीज एंड शो इट इन आवर कंट्री। इसमें एक और मैं ऐड कर दूं, एक पेंटर की कहानी सऊदी अरब में, मैंने दीवार पे लगी पेंटिंग्स भी देख रहा था। चंद साल पहले तक तो हम अज्यूम भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह के करियर की गुंजाइश थी सऊदी अरेबिया में। तो ये ज़रा हमें ज़रा बैकड्रॉप इसका भी दें।
मैं बेसिकली इस इंडस्ट्री में, स्पेशली इन द फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से हूँ उसमें। आई हैव स्टडीड फ्रॉम न्यूयॉर्क, और मैं वो सारा जो हॉलीवुड का एक्सपीरियंस जो मैं लेके गया था, मैं क्योंकि सऊदी में बेस्ड था, आई डिड व्हेन आई केम बैक टू सऊदी सब कुछ खुल रहा था। थिंग्स हैव बीन चेंजिंग रैपिडली, सब कुछ इतना ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है अपने विजन 2030 के हिसाब से, जो उनका ऑब्जेक्टिव है ऑफ देयर कंट्री फॉर द फ्यूचर, उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे, बट कुछ लोग ऐसे थे, जैसे मैं था, एक पाकिस्तानी उस टाइम फिल्में बना रहा था जब कैमरास भी बैंड थे उधर, और फिर ऑल ऑफ अ सडन आप उन पुराने लोगों में से होते हैं कि जब सब कुछ खुलता है तो आपको फिर कॉल किया जाता है कि यार तुम्हारी वो फिल्म थी, तुम वो कर रहे थे, तुम ये एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो, तुम ये एजुकेशन लेकर आए हो, सो नाउ इज़ द टाइम टू डू समथिंग। और आई वॉज देयर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, और तब तक मैं इतना कुछ एक्सपीरियंस और सीख चुका था कि व्हेन थिंग्स ओपनड अप, अब सऊदी राइट नाउ आर डूइंग वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स म्यूज़िक में, फिल्म में, दे आर डूइंग वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स आइदर बीइंग कॉर्पोरेट, कमर्शियल। अब बेसिकली सऊदी बदल गया है, एंड मैं समझता हूँ कि ये जो अचीवमेंट मेरी फिल्म के थ्रू एक किस्म की ओपन हुई है फॉर पाकिस्तान, मुझे लगता है कि नाउ इज़ द राइट टाइम कि पाकिस्तानी कैन बी कॉन्फिडेंट कि हमारी जगह मिडल ईस्ट फिल्म इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूँ कि बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत पॉजिटिव है, एंड आई फील दिस इज़ दैट स्टेप जो कि आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट टू ओपन अप फॉर एवरी पाकिस्तानी फिल्म मेकर हियर टू डू समथिंग बिग इन सऊदी, एंड दिस इज़ समथिंग जो मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, एंड आई एम पेविंग द वे फॉर दैट एज मच एज आई कैन टू ओपन अप दिस। ज़बरदस्त एहसन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको वंस अगेन, और बड़ा अच्छा आपने हमें एक बैकड्रॉप भी दिया ऑन द चेंजिंग आर्ट सीन इन सऊदी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और जी सुकून, एडिक्शन ऑफ साइलेंस, हमें ट्रेलर भी अच्छा लगा, और किसी और मुल्क का एक पर्सपेक्टिव भी अगर हो तो वो वैसे ही इंटरेस्टिंग लगता है। वॉच इट। ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। अच्छा, 22 कश्मीरी शहदा की याद में पाकिस्तान समेत मकबूजा कश्मीर में भी आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है, और मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत की अपील पर मुकम्मल हड़ताल की जा रही है, और कश्मीरी अवाम आज एक बार फिर आज़ादी कश्मीर की जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म को दोहरा रहे हैं। इजहार क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। ये तो कभी मतलब ये अज़्म हमेशा से है, जब से हमने होश संभाला है, और जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा तब तक ये कोशिश जारी रहेगी। 13 जुलाई 1931 कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है, और उस दिन श्रीनगर जेल के बाहर डोगरा फ़ौज ने 22 कश्मीरी नौजवानों को महज अजान देने पर इंतहाई सफ़ाकी से शहीद कर दिया था। यही वाक़या तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद भी बना, और कश्मीरियों ने अहद किया था कि वो हर कीमत पर आज़ादी हासिल करके रहेंगे, और उनकी ये जद्दोजहद आज तक जारी है, और ये जारी रहेगी। इसमें जितने भी जुल्म ढालिए जाएं, इस जज्बे में कमी नहीं आ सकती है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और ये इतनी पेनफुल ये चीज़ें होती हैं, द वे दे आर स्टिल गोइंग थ्रू दिस, मतलब ये है ना कि हम पुरानी कोई बात कर रहे हो फ्रॉम द पास्ट, हालात नहीं बदले, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं बदले, यही तो सारी बात है। अच्छा, हम जरा बड़े दिन हो गए भाई, लाहौर कलंदर का जिक्र नहीं हुआ जियो पाकिस्तान पे, और हमने सोचा क्यों ना फिर कुछ हो जाए। करते हैं ना। PSL की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर, जो कि टू बी ऑनेस्ट दे आर सो मच मोर देन क्रिकेट नाउ, कुछ मुनफरिद आपको पता है करते रहते हैं, और इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। और इस बार लाहौर कलंदर्स ने उभरते क्रिकेटर्स की तलाश और तरबियती प्रोग्राम के लिए जिम्बाब्वे में कैंप लगाया है। अच्छा, फिर ये टिकते भी नहीं है ना एक जगह, इधर उधर चले जाते हैं और लोग ढूंढते हैं, लोग इन्हें टैलेंट ढूंढते हैं। दैट इज़ ट्रू। लाहौर कलंदर्स का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसे होनहार खिलाड़ियों की शनाख्त करेगा जो मुस्तकबिल के टिम डेविड और सिकंदर रजा जो है वो बन सकें, और इसके साथ साथ अमरीकी T20 लीग की एक टीम को भी मैनेज करने का जो है बीड़ा लाहौर कलंदर्स ने उठाया। ऑब्वियसली कोई भी इसी पे जरा बात करते हैं, ये इसके अलावा क्या कुछ कर रहे हैं, मतलब जो हमें एक्टिविटीज़ लाहौर में या पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लाहौर कलंदर वाले बस आराम कर रहे हैं घर में। दे आर अप टू समथिंग ऑलवेज। COO लाहौर कलंदर समीम राना हमारे साथ मौजूद हैं। जॉइनिंग अस फ्रॉम वैंकूवर।
तो एक और जगह भी पहुंच जाए, एक्सप्लोर भी करना है, वहाँ पे भी क्रिकेट के एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रहे हैं। समीन भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अब बता दीजिएगा, ये जिम्बाब्वे वाला मामला कैसे शुरू हुआ? MOU भी हो गया, फिर आप लोगों ने टैलेंट हंट प्रोग्राम भी कर लिया, क्या इसके टारगेट्स हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेन आउट ऑफ इट? जी, थैंक यू वेरी मच हुमा एंड अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जिम्बाब्वे का जो एक अफ्रो T10 लीग के नाम से वहाँ पे एक T10 का टूर्नामेंट लॉन्च किया है, जहाँ पे अफ्रीका की डिफरेंट टीमें जो है जिम्बाब्वे में क्रिकेट खेलेंगी। तो हमें जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो हमारे लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो थी इसमें, वो एक अपॉर्चुनिटी थी कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम वहाँ पे लॉन्च करें। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने हमें रिक्वेस्ट किया कि दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद आवर PDP प्रोग्राम, जिसके थ्रू हारिस रऊफ, शाहीन, फ़खर, उस्मान कादिर और लंबी लिस्ट है। तो वो काफ़ी उसको फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी अपनी T10 के लिए अगर आप ये प्लेयर डेवलपमेंट यहाँ पे करें और उसमें से फिर हमें टैलेंट निकाल के दें, जो टैलेंट जो है फिर वो इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे T10 की मुख्तलिफ टीमों में खेलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए इज़्ज़ाज़ की बात है कि पाकिस्तान के क्लब को पूरी दुनिया इस वक्त रिकग्नाइज कर रही है और हमें इस बात की अपॉर्चुनिटी मिली कि हम उनकी हेल्प कर सकें टैलेंट को आइडेंटिफाई, नर्चर और ग्रूम करने के लिए। तो इस वजह से ये जिम्बाब्वे में हमने ये वेंचर जो था ये किया। अच्छा, तो हाउ डू यू गो अबाउट इट? आप लोग वहाँ होते हैं, मतलब बिल्कुल उसी तर्ज से करते हैं जिस तरह पाकिस्तान में भी टैलेंट हंट होता है? यू कॉल अप ऑल द प्लेयर्स एस्पायरिंग जो टैलेंटेड हैं, फिर आप लोग उनको देखते हैं, और आपकी टीम में कौन कौन शामिल होता है टू असेस? जी बिल्कुल, जो हमारे टीम को लीड कर रहे हैं ऑब्वियसली आकिब भाई, जिन्होंने प्लेयर डेवलपमेंट जो उनका ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने पाकिस्तान में इतने अरसे इसको डेवलप किया है। तो आकिब भाई इज देयर इन हरारे, उनके साथ पूरी टीम है, मंसूर है, वकास है, नबील है, ये पूरी लाहौर कलंदर की टीम वहाँ पे इस काम के लिए गई है। इसकी एक बाकायदा पूरी कैंपेन चली, जिम्बाब्वे में एडवर्टाइज हुआ होर्डिंग्स के ऊपर, TVCs, रेडियो, पम्फलेट्स, और काफ़ी ज़्यादा एक एक्टिविटी जनरेट की है वहाँ पे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। और लास्ट 5 दिन से मुख्तलिफ शहरों में ट्रायल्स हुए, बुलावायो में हुए, फिर हरारे में हुए, वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद ने पार्टिसिपेट किया। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जिम्बाब्वे में जब आप इस तरह के लोगों को अपने दरमियान देखते हैं, जब बच्चे देखते हैं और वो एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि इससे हमें मौका मिल सकता है कि हम दुनिया के बड़े बड़े प्लेयरों के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, T10 की फॉर्म में हो जाए। और लाहौर कलंदर के लिए तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग जो हैं वो खेलने के लिए बेताब हैं। तो ये एक अट्रैक्शन है उनके लिए, जब वो आए उस पर ट्रायल देंगे। अब ये आजकल में टीमें बन चुकी हैं, उनका टूर्नामेंट होगा, फिर उसमें से जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे उनको हम 5 से 6 लोगों को हम लाहौर कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाएंगे और उनको 4 महीने की ट्रेनिंग भी देंगे। तो ये पूरा एक डेवलपमेंट का सिलसिला है जो आकिब भाई की निगरानी में जो है वो इस वक्त जिम्बाब्वे में भी हो रहा है। लुक्स गुड। हम साथ साथ तस्वीरें भी देख रहे हैं। हाँ, मतलब... ये भी जरा ये भी बताएं, ये अमरीकी T20 अमेरिका और क्रिकेट को हम हालांकि हम सुनते आए हैं, बट इट डजंट जेल इन आवर माइंड। एक्चुअली पता है कि हमें मालूम नहीं है, वहाँ बहुत ऑलरेडी काम हुआ भी है क्रिकेट के लिए और हो भी रहा है। इसीलिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये T20 अमेरिकन ये क्या है, और आप लोग भी किसी टीम को मैनेज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम एक्चुअली कनाडा में टीम को मैनेज कर रहे हैं। कनाडा में एक टूर्नामेंट हो रहा है GT T20 के नाम से, जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की टीम्स हैं और बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं। क्रिस गेल भी हैं हमारी टीम में, शाहिद अफरीदी हैं, इसी तरह हरभजन सिंह हैं इंडिया से, जो एक मेरा ख्याल में यूनिक ओकेजन होगा कि वो भी खेलेंगे लीग्स के अंदर। तो ये कनाडा की लीग है जिसमें एक टीम है टोरंटो नेशनल्स। उन टोरंटो नेशनल्स ने हमें अप्रोच किया था लाहौर कलंदर को। अब माशाल्लाह हमारा सिर्फ रिकॉर्ड प्लेयर डेवलपमेंट में अच्छा नहीं है, अब हम टूर्नामेंट जीतने में भी अच्छे हो चुके हैं। PSL की पहली फ्रेंचाइज जिसने अपने टाइटल का दिफा किया, इट्स अ बिग ऑनर फॉर अस, और वो सारी दुनिया रिकग्नाइज करती है इस चीज़ को। तो वो ये चाह रहे थे कि हम उनकी टीम को मैनेज करें। तो देन अगेन आकिब भाई अलॉन्ग विद अदर कोचिंग स्टाफ जो हमारे साथ PSL में होते हैं, वो अब वहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह 17 तारीख से, तो वहाँ से वो टीम को मैनेज करेंगे। और US की आपने बात की, मैं आपको बताऊं कि अब जो क्रिकेट का फ्यूचर है वो काफ़ी अरसे से वैसे तो ये प्लान हो रहा है, लेकिन पेनिट्रेट नहीं हो पा रही थी नॉर्थ अमेरिका की मार्केट। तो USA में एक मेजर लीग के नाम से एक टूर्नामेंट हो रहा है
इसके साथ आईसीसी ने वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस भी यूएसए को अलॉट किए हैं। तो नॉर्थ अमेरिका इज ग्रोइंग एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न। देयर इज अ ह्यूज एक्टिविटी यहाँ पे जो क्रिकेट के हवाले से हो रही है। क्विकली अगर समीन भाई आपसे जान लें कि आप जाहिर है दुनिया ट्रैवल कर रहे हैं, अभी कनाडा में हैं, बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं, बहुत सारे डुअल नेशनल पाकिस्तानी हैं, आई एम श्योर कुछ क्रिकेट भी खेलते होंगे, इंटरेस्ट भी होंगे उनका, या बरतानिया में होंगे, अमेरिका में होंगे। लोग आपसे मिलते हैं जब कहते हैं कि भाई हमें लाहौर कलंदर की तरफ से खेलना है। आई जस्ट वांट टू हैव एन आइडिया कि ये ब्रांड आपने इतना बड़ा बना दिया माशाल्लाह, कि ये जो हमारे डुअल नेशनल बच्चे हैं ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान वापस आए, लाहौर कलंदर के लिए खेलें। अब्दुल्ला, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली मेरे लिए इतना ये बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ थी कि जब मैं यहाँ पे वैंकूवर में आया तो मुझे मेरा अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतना ज़्यादा लाहौर कलंदर को फॉलो करते हैं। और हमारे सिर्फ पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट नहीं, इंडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया भी सुना देता हूँ कि एक जगह पे मैं खड़ा हुआ था तो एक इंडियन बच्चा आया मेरे पास और उसने आके पहले तो थोड़ी देर घूरता रहा, तो मुझे अजीब सा लगा कि ये मुझे क्यों घूर रहा है। तो उसके बाद उसने मुझे आके कहा कि लाहौर कलंदर। तो मैंने कहा जी, तो आई मीन ही टोल्ड मी कि मैं इंडियन हूँ, उसकी फैमिली भी साथ थी, उन्होंने मुझे वेव किया। वो कहते हैं कि हम लाहौर कलंदर को बहुत फॉलो करते हैं और आपने जो टीम बनाई है बड़ी ज़बरदस्त है, PSL का फाइनल बहुत ज़बरदस्त हुआ था। सो इट वाज सच अ यू नो सच अ प्लेयर फॉर मी। मेरे लिए इतनी खुशी की बात थी कि इतनी दूर एक तो लाहौर कलंदर को लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, PSL को रिकग्नाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिकग्नाइज कर रहे हैं, और पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन बच्चे भी रिकग्नाइज कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल में लाहौर कलंदर की तो कामयाबी है ही, ये पाकिस्तान की और पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबी। नो डाउट, नो डाउट। समीन राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और बड़ा ही अच्छा लगता है कि इतना ट्रूली डेडिकेटेड यू नो सेल्फलेसली क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, which is amazing. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा, वैसे अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन यूरोप को और जो सारे ये ठंडे ठंडे मुल्क होते थे ना एक ज़माने में, और छुट्टियों में सारे पाकिस्तानी वहाँ जो अफोर्ड कर सकते हैं भागते थे ठंड लेने के लिए, उनके साथ भी वही हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है। शदीद किस्म की गर्मी यूरोप से काफ़ी कुछ गुज़श्ता कई सालों से गर्मी में शदीद ज़्यादा गर्मी हो रही है। मतलब लिटरली एक मुकाबला ही पड़ गया। नहीं 45 डिग्रीज जो हम अपनी बात करते हैं, और उसके बाद हमें पता होता है हम मर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता है हमारा तो मौसम ही है। अब उनके साथ ये होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि इटली रिसेंटली 45 डिग्रीज पे गया है, लोग पागल हो गए। और उसके बाद उन्होंने, आपको पता है ना हर मौसम का एक नाम रखते हैं अब्दुल्ला, ये बड़ी वैसे बात है। मुझे नहीं पता था कि अभी भी ऐसे कंफर्म नहीं है हर मौसम का वो नाम रखते हैं, लेकिन गर्मी की हीट वेव का वो हर मौसम का, वो सर्दी की भी वेव का नाम, बारिशों वगैरह का भी रख देते हैं। मतलब आपको पता है बहुत सी चीज़ों का, एटलीस्ट हीट वेव्स का जरूर नाम रखते हैं। और उन्होंने इस हीट वेव का क्या नाम रखा है? सर्बरस उन्होंने नाम रखा हुआ है। और जो जरा लिटरेरी लोग होंगे उनको पता ही डांटेस की पोएम है, उस वो बेसिकली उसमें वो जहन्नुम की दास्तान, हाँ, गेट्स ऑफ हेल का जो दरबान है ना, उसका नाम है सर्बरस। तो उन्होंने अपने मौसम का, इस गर्मी का नाम ये रख दिया कि ये जो हीट वेव आई हुई है ये सर्बरस है। और अच्छा जी, हाँ, चाइना में भी शदीद किस्म की हीट वेव आई हुई है, वहाँ भी बहुत, चाइना में भी गर्मी पड़ी हुई है। और उन्होंने अपनी बिजली की प्रोडक्शन डबल कर दी है लोगों को रिलीज। ये मैं इनको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि बाकी बातें कल हो सकती हैं। दैट इज इट फॉर टुडे, वी कैन सी यू टुमारो। अच्छी बातें करते हैं।